हैं कि बी के लिए प्रेफरेबल चॉइस क्या है। बी के रिवॉर्ड्स कॉलम्स में दिए जा रहे हैं। अगर तो वो लेफ़्ट चूज़ करता है तो उसके लिए चॉइस है 2 और 1। ये है जब वो लेफ़्ट चूज़ करे। अगर वो राइट चूज़ करता है तो उसके पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या रिवॉर्ड्स होंगे उसके, 1 और 0। ठीक है, तो अब बताओ कि 2 और 1 का ऑप्शन बेहतर है या 1 और 0 का ऑप्शन बेहतर है। ऑब्वियसली 2 और 1 का ऑप्शन उसके लिए बेहतर है। उससे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि प्लेयर बी टॉप चूज़ करता है या बॉटम चूज़ करता है, उसने इंडिविजुअली अपनी जो चॉइस प्रेफर की है वो क्या है, 2 और 1। यानी कि उसके लिए ये वाला लेफ़्ट वाला जो कॉलम है ये उसकी प्रेफरेंस है, ये उसकी डोमिनेंट स्ट्रेटजी है। डोमिनेंट स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी होती है विच इज़ बेटर फॉर द पर्सन और विच मैक्सिमाइजेज इंडिविजुअल वेलफेयर रिगार्डलेस ऑफ द डिसीजन दैट द अदर पर्सन इज गोइंग टू मेक। सो इस बात पर फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा बंदा क्या डिसीजन मेक करेगा, उसको पता है कि अपने तौर पर मेरे लिए यही स्ट्रेटजी बेहतर है। प्लेयर ए के लिए बॉटम प्रेफरेबल है, प्लेयर बी के लिए जो लेफ़्ट है वो प्रेफरेबल है। अब देखो कि लेफ़्ट प्लेयर बी ने चूज़ किया है और ए ने बॉटम चूज़ किया है ये। तो आपके पास जो मैट्रिक्स मिलेगा पे ऑफ का वो होगा 2 और 1 का। इसमें कहा जा सकता है कि ये जो चॉइसेस हैं लेफ़्ट और बॉटम की, these choices dominate the alternatives and we have an equilibrium in dominant strategies। ठीक है, dominant strategies क्या थी, नीचे आप देख लें तो आपको वहाँ पर मिलेगा पेज के नीचे ये डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, मैंने डेफी के साथ लिखा भी हुआ है। A dominant strategy is a strategy that is best no matter what the other players does। ठीक है, तो ये इस सूरत में जो डोमिनेंट स्ट्रेटजी का इक्विलिब्रियम है, रिगार्डलेस ऑफ अदर पर्सन थिंग्स, प्लेयर ए को पता है कि मेरे लिए बेस्ट है बॉटम और प्लेयर बी को पता है कि मेरे लिए बेस्ट है लेफ़्ट। तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स आपको यहाँ पे मिलेगा, ये जो बॉक्स है ये आपका डोमिनेंट स्ट्रेटजी का इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों अपने लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो चूज़ करेंगे और यहीं पर दोनों इक्विलिब्रियम में आएंगे, दोनों सेम टाइम पर एक ही ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। और जो हमारे पास आउटकम आएगा वो क्या होगा, प्लेयर ए का रिवॉर्ड होगा 2 और प्लेयर बी का जो पे ऑफ या रिवॉर्ड होगा वो होगा 1। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम आउटकम होगा डोमिनेंट स्ट्रेटजी की सूरत में इस पे ऑफ मैट्रिक्स का, जो कि हम गेम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है नैश इक्विलिब्रियम का। जॉन नैश अमेरिकन मैथमेटिशियन था जिसने 1951 में ये थ्योरी दी थी और उसको इस बात पर नोबेल प्राइज़ भी मिला था। नैश इक्विलिब्रियम उसने बताया था। एक्चुअली जो बीच में इसका जो बेस है वो ये है कि जो डोमिनेंट स्ट्रेटजी जैसे हमने डिस्कस किया है कि ए के पास एक प्रेफरेबल ऑप्शन मौजूद है, इट डजंट मैटर व्हाट द अदर पर्सन इज़ गोइंग टू चूज़, और बी के पास एक प्रेफरेबल ऑप्शन मौजूद है, इट डजंट मैटर व्हाट द अदर पर्सन इज़ गोइंग टू चूज़। सो उसने बताया कि जो रियल लाइफ होती है ना उसमें आपके पास डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं होती। रियल लाइफ जो होती है वो ज़्यादा सीरियस और कॉम्प्लिकेटेड किस्म की होती है। उसमें क्या होता है कि व्हेन a person's choice, if A's choice is optimal given B's choice and B's choice is optimal given A's choice, then it is called a Nash equilibrium। यानी कि A की चॉइस A के लिए बेहतर क्या है वो डिपेंड करेगा कि B ने क्या चूज़ किया, उसके बाद A अपना फैसला करेगा, या A ने क्या चूज़ किया पहले उसके बाद B अपना फैसला करेगा। तो जब हम देखते हैं कि एक तो चीज़ के पहले कौन चूज़ कर रहा है, दूसरा बंदा उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाएगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अगले का बिहेवियर, कि प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि अगला जो है उसके लिए प्रेफरेबल ऑप्शन क्या है और वो क्या चूज़ करेगा। उस बेस पर ये जो इंडिविजुअल होते हैं वो अपनी चॉइसेस मेक करते हैं, यानी कि फ्री नहीं है अपनी वो चॉइस करने के लिए, इनका फ़ैसला जुड़ा हुआ है दूसरे बंदे के फ़ैसले के साथ, डिपेंड कर रहे हैं अगले बंदे की फ़ैसला या उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी